ऐसा क्यों कि जाटों की इमेज ऐसे क्यों बनी हुई है कि जैसे जो सबके एंटी हैं, जैसे जो सबको दबाते हैं, ऐसी इमेज क्यों है? ये इमेज गलत बनी हुई है। हरियाणा की राजनीति अगर जाट वर्सेस नॉन जाट हुई है तो इसीलिए हुई है कि कहीं ना कहीं वो गैप था। जाटों में कोई कमी है? जाट कम्युनिटी में कोई, जाट इंस्टीट्यूशन में, जाट पॉलिटिक्स में कोई कमी देखते हैं आप? कमी कोई भी नहीं है। क्या है कि सरकारों ने कमी कर दी। ऐसा क्यों है कि सर छोटू राम के बारे में मैं कहूँ कि जो नई पीढ़ी है, हरियाणा की जो नई पीढ़ी, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, किसानी के वो सबसे बड़े रखवाले थे, तो ऐसा क्यों है कि उस तक वो मैसेज नहीं गया? ये कमी कहाँ है, किसमें कमी है? ये जो स्नैपचैट वाली जनरेशन है ना, ये अपने इतिहास के बारे में सर्च ही नहीं करती। जाट पॉलिटिक्स का फ्यूचर क्या है? देखिए, जाट पॉलिटिक्स, देखो पॉलिटिक्स में जाट या नॉन जाट कोई पॉलिटिक्स नहीं होती। लीडरों का तो जोर लग जाता है। चौटाला साहब कहते हैं मैं जाटों का लीडर हूँ, हुड्डा साहब कहते हैं मैं जाटों का लीडर हूँ। आपकी फैमिली की हिस्ट्री, आपने 22 एकड़ जमीन दान की। मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर चौधरी देवी सिंह थे, उनकी जिम्मेवारी लगाएगी कि भाई एक तो ये फैसला हुआ कि रोहतक में शिक्षण संस्थान बनेगा, दूसरा फैसला ये किया कि भाई चौधरी देवी सिंह उसके लिए जमीन तलाशेंगे रोहतक में। 4 एकड़ के करीब जमीन, जहां आज जाट शिक्षण संस्थान है रोहतक में, जिसमें 36 बिरादरी के लोग, लाखों लोग पढ़ के जा चुके हैं। उन्होंने ये फैसला लिया कि अगर कोई जमीन नहीं दे रहा तो मैं अपनी 4 एकड़ जमीन संस्था को दान करके यहाँ शुरुआत करता हूँ। देश हरियाणा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं यादविंदर सिंह। इंडियन सोसाइटी में कास्ट बड़ा मुद्दा रही है, पर जब भी जाति पर चर्चा होती है तो लोग कहते हैं जातिवाद फैल जाएगा। जात पर चर्चा करने से जातिवाद नहीं फैलता, क्योंकि जातियों पर चर्चा करने से बहुत सारी चीजें सामने आती हैं जो उनकी हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। जैसे हरियाणा में जब जाट शब्द आता है तो नेशनल मीडिया में और जगह पर लगता है कि जैसे जातिवाद की बात आ गई है, पर जैसे सर छोटू राम हुए, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और हरियाणा में जाट शिक्षा संस्थान है, जो बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, बहुत सारा कुछ है, जो काम हुआ उस पर चर्चा नहीं होती, जिससे बहुत सारे समाजों को फायदा हुआ, पूरे हरियाणा को फायदा हुआ। हमारे साथ चंचल नांदल हैं, जिनके ग्रैंडफादर ने जमीन दान की थी उस समय जब शिक्षा संस्थान बन रहे थे। उनसे बात करते हैं कि कैसा रोल है सर छोटू राम से लेकर आने वाली जो पीढ़ियों जाटों की, उन्होंने कैसे काम किया, और जाटों पर ये इल्ज़ाम जरूर लगता है कि ये डोमिनेट करते हैं। ये भी इनसे सवाल करेंगे कि ऐसा है क्या कि ये जो पिछड़ी जाति हैं, जो या दलित समूह हैं, उनके साथ धक्का करते हैं। बात करते हैं इनसे। स्वागत है सर, बहुत बहुत। नमस्कार जी। ना साहब, स्टोरी यहीं से शुरू करते हैं कि ये जो मैं बात कर रहा था, जब जाट शब्द आता है तो ऐसे लगता है कि जाट शब्द आ गया, जाट आ गया तो कुछ गड़बड़ी है। ऐसे नेशनल मीडिया ने भी ऐसे पोर्ट्रे किया और बहुत सारी फिल्में आई, फिल्मों में भी हरियाणा का इस तरह का, और खाप पंचायतों की वजह से भी कि खाप हैं तो पता नहीं हरियाणा में तो क्या हो रहा है। मेरा सवाल ये है कि जो प्रोग्रेसिव हिस्ट्री है जाट कल्चर की, जहाँ सर छोटू राम की, या यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है खासतौर पर एजुकेशन में, क्योंकि एजुकेशन ही आगे लेके जाती है, और सर छोटू राम खुद एक वकील थे, तो आपके दादा से आप शुरू कीजिए, कैसे शुरुआत होती है, आप कैसे जुड़ते हैं इस मूवमेंट में? देखिए यादविंदर जी, ये बात है 1911 की। जैसे अभी आप देख रहे होंगे हरियाणा में खाप पंचायतें होती हैं विभिन्न विषयों को लेके। उस वक्त भी 1911 में बरोना गांव में एक बहुत बड़ी पंचायत हुई थी। उस वक्त बताते हैं, रिकॉर्ड भी है, टाइप रिकॉर्ड है लोगों के पास, कि 50,000 लोगों ने उस पंचायत में हिस्सा लिया था, और तकरीबन हर गांव से 5 से 10 लोग, प्रमुख लोग गए थे, और उस पंचायत में विभिन्न बातों को लेके जो समाज की कुरीतियां थी, चाहे वो किसी भी समाज की थी, वो सर्व जातीय सर्व खाप पंचायत हुई थी। और आपने खाप का एक बीच में विषय उठाया, वो बाद में चर्चा करते हैं, पहले आप हिस्ट्री पर आइए। जो आपकी फैमिली की हिस्ट्री, आपने 22 एकड़ जमीन दान की।
क्या हुआ कि उस पंचायत में एक मुख्य विषय था शिक्षा को लेके, क्योंकि यहाँ आसपास 100 किलोमीटर के एरिया में कोई ऐसा शिक्षा का स्थान नहीं था कि जहाँ छात्र पढ़ सके। तो एक डिसीजन हुआ और मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर चौधरी देवी सिंह थे, उनकी जिम्मेवारी लगाएगी कि भाई एक तो ये फैसला हुआ कि रोहतक में शिक्षण संस्थान बनेगा। दूसरा फैसला ये किया कि भाई चौधरी देवी सिंह उसके लिए जमीन तलाशेंगे रोहतक में, क्योंकि जमीन तलाशना एक प्रमुख विषय था, क्योंकि जमीन अगर सही जगह तलाशी जाएगी तो शिक्षण संस्थान एक अच्छे तरीके से चलेगा। तो वो आसपास के कई गाँव में गए, लेकिन जमीन को लेके मतलब वहाँ से एक तरह से ये मैसेज आया कि जमीन हम नहीं दे सकते। तो उनकी 4 एकड़ के करीब जमीन, जहां आज जाट शिक्षण संस्थान है रोहतक में, जिसमें 36 बिरादरी के लोग, लाखों लोग पढ़ के जा चुके हैं यहाँ से, और आज भी जो जाट कॉलेज है, क्योंकि मैं एक बार अब की बात आ गई, तो जाट कॉलेज हरियाणा का सबसे बड़ा कॉलेज है आज के दिन। तो वहाँ ये फैसला हुआ कि उनकी एक 4 एकड़ की जमीन वहाँ चंक था, उन्होंने ये फैसला लिया कि अगर कोई जमीन नहीं दे रहा तो मैं अपनी 4 एकड़ जमीन संस्था को दान करके यहाँ शुरुआत करता जो रोहतक में जाट कॉलेज है वो जमीन आपकी जमीन है, यानी आपके परिवार की जमीन है? नहीं, वो पूरी जमीन हमारे परिवार की नहीं है, वो तकरीबन 100 एकड़ में बना हुआ है। अब मैं पूरी सारी बातें बताऊंगा तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो उस 4 एकड़ में उन्होंने स्कूल की शुरुआत करी। 1913 में जाके ये स्कूल शुरू हुआ, जिसका नाम जाट हाई स्कूल है आज के दिन। जाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी, हाई स्कूल भी, जाट स्कूल के नाम से है वो स्कूल। उसकी नींव रखी, उसकी शुरुआत करी। उसके साथ ही क्या था कि मास्टर बलदेव जी, जिनको कि भानीराम जी ने एक शपथ दिलाई थी कि आप ये इस तरह का शिक्षण संस्थान खोलेंगे, उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने उनको मास्टर बलदेव जी को प्रण दिलवाया था कि भाई आप इस शिक्षण संस्थान को खुलवाने में जो भी हर संभव कोशिश होगी वो करेंगे। तो वो भी साथ आगे जुड़ के जब शुरुआत हुई तो उधर से मातूराम जी भी आ गए। तो ये इन 3-4 लोगों ने इसके सारे स्कूल की शुरुआत करी। दान चौधरी देव सिंह ने जमीन दान करी, उसके बाद लोगों से घूम के इकट्ठा किया चंदा, क्योंकि बिल्डिंग बनानी थी। तो उसके बाद आगे क्या हुआ कि जब 4 एकड़ में तो स्कूल बन गया, अब आगे क्या था कि संस्थान को आगे बढ़ाना था, जो कि 1911 की पंचायत में फैसला हुआ था कि इसको एक बड़ा शिक्षण संस्थान बनाना है, क्योंकि यहाँ के छात्र 10वीं के बाद 8वीं के बाद लाहौर पढ़ने जाते थे हायर एजुकेशन के लिए। तो उसके बाद फिर जमीन की तलाश हुई। तो उस जमीन के साथ, क्योंकि अब मजबूरी ये होगी कि हमें अगर बड़ा संस्थान बनाना है तो सारी जमीन आसपास की इकट्ठी करनी पड़ेगी। पहले आपकी जमीन आई, बाकी जमीनें बाद में। हाँ, फर्स्ट जमीन आपकी थी? हाँ, पहली जमीन, पहले दिन की शुरुआत नींव चौधरी देव सिंह ने रखी थी। उसके बाद क्या हुआ कि साथ लगती एक 18 एकड़ जमीन भोर गांव के किसी व्यक्ति की थी, गांव के ही, लेकिन उसके आगे पीछे कोई था नहीं। उसने कहा मैं जमीन दान नहीं कर सकता, मैं इसी से काम चलाता हूं अपना, मैं बेच सकता हूं। ये बुजुर्ग हो रहे थे। तो चौधरी देवी सिंह ने उस जमीन को खरीदा उनसे। डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड है पूरा, उर्दू में लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। उनसे खरीदा उस जमीन को 22 एकड़ को, और उसको संस्थाओं में दान कर दिया। उसके बाद एक मूवमेंट चल गई कि भाई यहाँ संस्थान बनेगा, बच्चे पढ़ेंगे। और एक बहुत बड़ा रोल जो उस वक्त के आर्मी में जो लोग थे, सेना में जो लोग थे, उनका भी बहुत बड़ा रोल था। और उस वक्त एक ऐसी मूवमेंट चली, फिर गांव की एक पंचायत हुई, क्योंकि आसपास की 80 एकड़ के करीब जमीन और भी वो सारे बोरगांव की थी। तो गांव में बड़ी पंचायत हुई, उसमें एक मूवमेंट बनी। किसी की आधा एकड़ थी, किसी की 4 एकड़, किसी की 1.5 एकड़, किसी की 1.25 एकड़। तो सब ने एक मूवमेंट चला दी कि भाई इस जमीन को हम शिक्षा के लिए दान कर देंगे। अच्छा, इतना काम हुआ है सर। छोटू राम के बारे में भी आज की जो नई पीढ़ी है वो नहीं जानती है ना। हरियाणा में बात करो नौजवानों से, नहीं जानते कि सर छोटू राम कितने बड़े थे। उन्होंने हरियाणा को एक तरह बिल्डिंग, हरियाणा की अगर नींव रखनी हो उन्होंने रखी। ऐसा क्यों है? क्या ये आप में प्रॉब्लम रही है, कम्युनिटी में प्रॉब्लम रही, सरकारों ने दबाया इसको? क्या थी कि सर छोटू राम का योगदान नहीं गिना जाता? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आपने इतना बढ़िया सवाल किया है। क्या हुआ कि अभी 5 साल पहले चौधरी छोटूराम जी के नाम से एक ऑडिटोरियम बनना था जाट शिक्षण संस्थाओं में। जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इसकी नींव रख दी 5 साल पहले। 51 लाख रुपए चंदे की अनाउंसमेंट भी कर दी। उनके दोते चौधरी वीरेंद्र सिंह उस वक्त इस्पात मंत्री थे, उन्होंने भी कहा जी मैं 51 लाख रुपए दे दूंगा। तो आपने कहा कि छोटूराम जी का नाम कौन मिटा रहा है, अब आप समझ लेना कौन मिटा रहा है। आज 6ठा साल लग गया, एक ईंट का पत्थर वहां नहीं लगा है।
पर म्यूजियम बनाया, बीजेपी ने एक म्यूजियम भी बनवाया है वहां पर। उसके ऊपर भी आऊंगा मैं। ईंट का पत्थर नहीं लगा, और जो शिलान्यास का पत्थर था उसको भी लोग उखाड़ लेंगे। इसकी मैं पिछले 1.5-2 साल से आवाज भी उठा रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से भी, लिखित में भी दिया है, लेकिन कोई सुनाई करने वाला नहीं है। दूसरा, जो म्यूजियम की बात आप कर रहे थे सांपला में, उसकी तो छट पकनी शुरू हो गई है, कोई संभालने वाला नहीं है। जब विरासत नहीं संभाली जाएगी तो आज का युवा, जो जिन्होंने इस इतिहास में किसी भी जात के रहे हों, वो जिन्होंने काम किया है समाज के लिए, भारत के लिए, हरियाणा के लिए, पंजाब के लिए, तो वो उनको याद कैसे रखेगा युवा, आप बताओ। और एक ये इमेज चाहे वो फिल्मों में आई हरियाणा की, और खासतौर जाटों की, चाहे मीडिया में आई, नेशनल मीडिया में खासतौर पर जब खापों का जिक्र हुआ, आप खापों पर सवाल पर आ रहे थे, तो ऐसा क्यों कि जाटों की इमेज ऐसे क्यों बनी हुई है कि जैसे जो सबके एंटी हैं, जैसे जो सबको दबाते हैं, ऐसी इमेज क्यों है? बिल्कुल भी नहीं है। इमेज तो बनी, इमेज मीडिया में बनाई गई या बनाई गई है, मैं कह रहा हूं ये इमेज गलत बनी हुई है। आप आज गांव में चले जाओ, चाहे किसी भी जाति का है व्यक्ति, आपस में चाचा है तो चाचा बोला जाएगा, ताऊ है तो ताऊ बोला जाएगा, भाई है तो भाई बोला जाएगा। तो इमेज किसने बनाई? किसी नहीं बनाई। जो 70% आबादी है, अगर हम हरियाणा की जहाँ जाट रहते हैं, पश्चिम यूपी या राजस्थान या जट सिख पंजाब, गांव में रहता है, और आप गांव में जाके देखो, आपस में कोई भेदभाव है ही नहीं किसी बात को लेके। ऐसा दलित भाइयों और पछड़ों में खासतौर पर इतराज, इसीलिए कह रहा है कि हरियाणा की राजनीति अगर जाट, आज भी, आप मेरा सवाल सुनिए, हरियाणा की राजनीति अगर जाट वर्सेस नॉन जाट हुई है तो इसीलिए हुई है कि कहीं ना कहीं वो गैप था, कहीं ना कहीं जो जाट थे वो उस पॉलिटिक्स। जाट वर्सेस नॉन जाट है नहीं हरियाणा की राजनीति, किसने कह दिया? बीजेपी ने कैसे राज किया? किस पार्टी को किस जाति के वोट नहीं मिलते? आप बताओ। हरियाणा में तो हमेशा जाट मुख्यमंत्री बनता था, बीजेपी ने नॉन जाट बनाया ना। इससे पहले भी भजनलाल बने थे, पर लगातार डोमिनेट तो जाट ही करते थे पॉलिटिक्स में। अगर कोई मुख्यमंत्री बन गया, डोमिनेटिंग हो गया क्या? वो डोमिनेटिंग तो नहीं है। आप ये पूछो, क्या इससे पहले भूपेंद्र हुड्डा रहे, बंसीलाल रहे हैं, क्या उन्होंने किसी नॉन जाट का काम? मैं ये कह रहा हूं कि कोई आप जाट पॉलिटिक्स में या जाटों में या जाटों की संस्थाओं में कोई कमी देखते हैं? जब सारे, क्या है कि कोई कमी है जाटों में? कोई कमी है जाट कम्युनिटी में? कोई जाट इंस्टीट्यूशन में, जाट पॉलिटिक्स में कोई कमी देखते हैं आप? कमी कोई भी नहीं है। क्या है कि सरकारों ने कमी कर दी। अब मैं एक उदाहरण दूंगा, 2-3 संस्थाओं, अकेली जाट संस्था का नहीं दूंगा। पूरे हरियाणा में हर जिले में आपको हर समाज की संस्था मिलेगी। गौड़ ब्राह्मण की भी मिलेगी, संत कबीर की भी मिलेगी, सैनी संस्था भी मिलेगी, जाट संस्था भी मिलेगी, वैश्य संस्था भी मिलेगी। आज आप रिकॉर्ड उठा के देख लो। अब रोहतक की बात करते, क्योंकि आप रोहतक में बैठे हैं आज। रोहतक में गौड़ ब्राह्मण संस्था का चुनाव, जो कि बहुत जरूरी है, मैनेजमेंट बैठे हुए 9 साल हो गए हैं। जाट शिक्षण संस्थाओं का चुनाव हुए 8 साल हो गए हैं। जब चुनाव नहीं होगा तो शिक्षा स्तर कहाँ चला जाएगा? अब अधिकारी को एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं, मान लो डिप्टी कमिश्नर को बना दिया, उसके अपने ही काम पूरे नहीं होते तो संस्था के लिए क्या सोचेगा वो? अगर मैनेजमेंट रहेगी तो काम भी होगा, क्योंकि ये संस्था सिर्फ नाम की, गौड़ ब्राह्मण कह लो, जाट शिक्षण संस्था कह लो, वैश्य संस्था कह लो, उसमें 36 बिरादरी के तो लोग काम करते हैं, कर्मचारी जो हैं, आप कहीं जाकर पता कर लो, और 36 बिरादरी के छात्र वहां पढ़ते हैं। तो कोई जात पात का भेदभाव नहीं है। ये तो अब पूर्वजों ने कोई नाम रख दिए, अब उसको सीधा कंटिन्यू कर रहे हैं लोग। लेकिन उसमें ये नहीं है कि भाई जाट संस्था है तो जिसमें जाट ही एडमिशन लेगा। हरियाणा ने ऑनलाइन एडमिशन की पॉलिसी है, उसमें देखा ही नहीं जाता कौन जाट है कौन नॉन जाट है। वो तो जिसके नंबर जितने हैं उसने अपना भर दिया कि मैं वैश्य संस्था में पढ़ना चाहता हूँ, तो देख लिया उसमें लिस्ट में उसका नाम आ रहा है, मेरिट में आ रहा है, वैश्य संस्था में चला गया, चाहे वो जाट चाहे नॉन जाट है। ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ऐसा क्यों है कि सर छोटू राम के बारे में मैं कहूँ कि जो नई पीढ़ी है, हरियाणा की जो नई पीढ़ी, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, किसानी के वो सबसे बड़े रखवाले थे, तो ऐसा क्यों है कि उस तक वो मैसेज नहीं गया? ये कमी कहाँ है, किसमें कमी है? ये कमी जो नई पीढ़ी है, मैंने अभी नई पीढ़ी है, रील वाली पीढ़ी है, इंस्टा वाली पीढ़ी है, स्नैपचैट वाली जो है जनरेशन, ये जो स्नैपचैट वाली जनरेशन है ना, ये अपने इतिहास के बारे में सर्च ही नहीं करती। सब जगह इतिहास है, किताबों में इतिहास है आपके। अगर आप कहीं जाएंगे, किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाएंगे, शुरुआत ही, अरे बड़ों की भी की तो जिम्मेवारी होती है ना, कोई आप उसको थोड़ी जिम्मेवार ठहरा देंगे। अगर माहौल ही नहीं होगा घर में, बच्चे को क्या पता चलेगा कि? बिल्कुल माहौल है, लेकिन जो नई जनरेशन है वो जो फेसबुक इंस्टाग्राम पे चल रही है,
वो ध्यान नहीं दे पा रही इन चीजों के ऊपर, क्योंकि अपने इतिहास को उसके लिए आप इसके लिए मैं ये पूछ रहा हूँ, उसके लिए वो जिम्मेवार है जहां आप भी हैं, ये पीढ़ी भी है ना। ये पीढ़ी जिम्मेवार नहीं है, वही है, वो खुद जिम्मेवार है। अब मेरे को तो मेरे 7 पुस्तकों के नाम पता, पूछ रहा हूँ मैं भी बता। तो माहौल था ना घर में, अब वो माहौल नहीं रहा, माहौल है, अब फोन ने सबको अलग अलग कर दिया। फोन ने सबको अलग अलग, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए फिर कोई नई इंटरवेंशन चाहिए ना। लेकिन इसका भी 2 पहलू हैं। फोन पे पॉजिटिव बातें भी हैं, फोन पे इतिहास भी है, आप खोल के देख लो। लेकिन उनको पढ़ने वाला होना चाहिए, उनको बताने वाला होना चाहिए। शिक्षा में भी कमी आई है, कॉलेजेस हैं, तो वो शिक्षा में कमी तो फिर आप ही रिस्पॉन्सिबल है ना, जो आप वाली पीढ़ी है। ना ना ना, वो थोड़ी जिम्मेवार है। शिक्षा में कमी कहाँ आई है कि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो गया। जहां पहले सरकारीकरण था, शिक्षक बहुत अच्छे होते थे, प्राइवेटाइजेशन हो गया। आप स्कूलों में देखो कि एक अफसर का, आईएएस अफसर का, डिप्टी कमिश्नर का, शिक्षक का, लेक्चरर का लड़का पढ़ रहा है प्राइवेट स्कूल में, लेकिन पढ़ा कौन रहा है उसको? वो सिर्फ बीए पास है पढ़ाने वाला, जाके देख लो आप। अगर सरकारी स्कूल की बात करो, वहां पढ़ने वाला उसने एस्टेट किया हुआ है, सारे टेस्ट पास किए, 2-2 टेस्ट पास करके वो स्कूल का शिक्षक बनता है। वहां कोई पढ़ा के राजी नहीं, क्योंकि इसमें सरकार भी दोषी है कि सरकारी नीति 1200 के करीब हरियाणा में स्कूल बंद हो चुके हैं अभी। जाट पॉलिटिक्स का फ्यूचर क्या है? देखिए, जाट पॉलिटिक्स, देखो पॉलिटिक्स में जाट या नॉन जाट कोई पॉलिटिक्स नहीं होती। आप देखिए कहीं से कोई व्यक्ति, अरे लीडरों का तो जोर लग जाता है। चौटाला साहब कहते हैं मैं जाटों का लीडर हूं, हुड्डा साहब कहते हैं मैं जाटों का लीडर हूं। वो उनकी कमी है। वो कहते हैं मनोहर लाल खट्टर तो जाटों के एंटी है, बीजेपी जाटों के एंटी है। ये तो पूरी, क्या ओम प्रकाश चौटाला सिर्फ जाटों की वोटों से बनते हैं? क्या भूपेंद्र हुड्डा सिर्फ जाटों की? पर उनका एक पक्का, आप यहाँ उनका एक पक्का एन ब्लॉक जो पड़ता है वो तो है ना कि ये हमारी पक्की वोट है, इसको कंसोलिडेट कर देता हूँ। 15 लाख वोट हैं लोकसभा में, रोहतक लोकसभा में 10 लाख वोट, अगर हम जाट नॉन जाट की बात करें, 10 लाख वोट नॉन जाट की हैं, 5 लाख वोट जाट की हैं। तो जाट पॉलिटिक्स कहाँ है आप बता दो। तो यही तो बीजेपी ने किया, कहा इसीलिए तो डीरेल कर दिया बीजेपी ने जाट पॉलिटिक्स को। नहीं किया, क्योंकि नंबर की गेम थी ना, जाटों का नंबर तो नहीं था, डोमिनेट करते थे केला। ये वक्त की बात, टाइम स्पेन। 10 साल भूपेंद्र हुड्डा ने राज किया, कांग्रेस ने राज किया एक तरह से। अब मनोहर लाल राज करें, क्या पता अगले 5 साल 10 साल कोई दूसरी पार्टी आ जाए। ये जात पात और ये धर्म की राजनीति ज्यादा लंबी नहीं चलती। अगर कोई चला भी रहा है तो मोदी साहब नहीं चला रहे। मोदी साहब तो हिंदुत्व के नाम पर सरेआम खुल के कहते हैं मोदी साहब। तो कहते हैं सेकुलर, सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं सेकुलर शब्द हटा देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से। क्या क्या हटाएंगे और किस चीज को हटाएंगे? ये जनता है, तो राज कर रहे हैं ना, वो जनता है। राज 10 साल है ना, अब आगे देखें क्या रहता है। 10 साल तो कांग्रेस ने भी राज किया है, आपने देखा 10 साल। ये तो जनता है, जनता का मूड है किसको वोट दे रही है। अब आप धर्म के नाम पे या जात के नाम पे कितनी बार वोट ले लो, अगर आप काम नहीं करोगे तो। आपकी सड़क टूटी पड़ी है, आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो आप क्या जात पात धर्म पे एक बार वोट देते हो, धोखा खा लो, दूसरी बार धोखा नहीं खाओगे। काम तो करना पड़ेगा, काम करोगे तो वोट मिलेगा। एक बार वोटर धोखे में आ सकता है, लालच में आ जाएगा, लेकिन हर बार नहीं आएगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे चंचल साहब, जिन्होंने बताया कि कैसे हिस्ट्री है सर छोटू राम से लेकर बड़े बड़े जो उस टाइम के लीडर थे, जो जाट कम्युनिटी से जुड़े थे, पर बहुत प्रोग्रेसिव काम, क्योंकि एजुकेशन को सबसे प्रोग्रेसिव माना जाता है कि अगर सोसाइटी को शिक्षित कर दोगे तो समाज हमेशा प्रोग्रेसिव होगा। तो ये कंट्रीब्यूशन हरियाणा में रहा है। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।